नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइगर न्यूज। मैं हूं ब्रजेश गोपीनाथ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 12 दिन हो चुके हैं। अभी भी किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और सरकार की नींद उड़ा रखी है। आगे आने वाला समय काफी मुश्किल होने वाला है। 5 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आखिर किसानों को कृषि कानूनों से समस्या क्या है, इसी को समझने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह जी हैं, जो इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। आज से नहीं, 3-4 साल से वो लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल भी किया है, तमाम किसान संगठनों से बातचीत की है, तो वो इस मुद्दे को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। और मुझे लगता है कि टाइगर न्यूज पर वो बिल्कुल सही शख्स हैं जो इस समस्या को बहुत बारीकी से हमें समझा सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं। बहुत स्वागत है सरदार साहब आपका टाइगर न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार कहती है कि कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होने वाला है। आप लोग की शिकायत मंडी को लेकर थी, एमएसपी को लेकर थी, लेकिन सरकार बार बार यही कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा। ना मंडी जा रही है, ना एमएसपी जा रही है। देखिए, सरकार कुछ भी कहे, हकीकत क्या है? हकीकत यह है, जब मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था मैं किसान को C2 और 50% उसके ऊपर जो लाभ है एमएसपी उस हिसाब से दूंगा जो मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं दिया। 8 साल चुप बैठी रही मनमोहन सिंह सरकार, मैं दूंगा, मुझे लेके आओ। तो किसानों ने एक तरफा वोट दिया मोदी जी को। अगर एक तरफा किसान वोट नहीं देता तो मोदी जी की सीटें कहां से आती, मोदी जी कहां से आते? पर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लिख दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा। हल्फनामा चला गया उनकी सरकार का कि मैं नहीं दे पाऊंगा। अब बात इतनी है कि अब जो आप बिल लेके आए हो, 3 बिल लाए हो, चौथा बिल लाने की बात कर रहे हो जिसका ऑर्डिनेंस आ चुका है। और अब बात इतनी है कि इन बिलों के अंदर क्या है ऐसा जिसमें किसान आज रोड पे आ गया है। एमएसपी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। एमएसपी क्या होती है, श्रोताओं को पहले बताना चाहिए। किसान जब कोई भी फसल लगाता है तो उसके लिए जो इनपुट कॉस्ट उसकी होती है, फसल लगाने के लिए उसको खाद चाहिए, उसको डीजल चाहिए, उसको बिजली चाहिए, बीज तो खैर थोड़ा सा होता है, उसको जो लेबर आती है लेबर कॉस्ट चाहिए, कीटनाशक चाहिए। अब स्प्रे बहुत करते हैं आजकल, तो ये सब चीजों का रेट सरकार तय करती है, उससे कम हमें नहीं मिल पाता। अब डीजल आपने देखा ना, पिछले 3 महीने पहले 20 रुपए बढ़ा दिया एक महीने के अंदर। बहुत अच्छा है, सरकार जो कर लो आप। अब इन चीजों का जो मूल्य होता है निर्धारित सरकार करती है, और उसी के आधार पर कि किसान का कितना खर्चा हुआ है, इसके आधार पर हमारा एमएसपी होता है कि जब फसल आएगी इतनी लागत हो गई है, लागत मूल्य है, तो इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कभी न्यूनतम का न्यूनतम होता है, कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए होता है। हमारी जीरी, मूंजी, धान 1868 रुपए की, उसका जो है PR 126 मोटी जो जीरी है, 1121 की बात नहीं कर रहा, 1509 की बात नहीं कर रहा। मोटी जीरी जो है, मोटा धान जो है, उसका रेट आज जो है सरकारी रेट, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1868 है। बिहार में 900 का मिलता है, बिकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर वो आज 1100-1200 का बिकता है। अब आप बताइए, हमारी लागत आपके रेट के ऊपर, और उसी रेट के ऊपर आपने खरीद की बात करी, मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। समझ में आता है कि 1800 के बदले 2200 बिके, 2300 बिके, समझ में आता है। हर कहीं मैक्सिमम रिटेल होता है ना, यहां तो मिनिमम है, वो भी नहीं मिलता। और आपने अब क्या कर दिया, बिल ले आए। एमएसपी में कौन खरीदता है? सरकार खरीदती है। आपने कभी गारंटी नहीं किया कि ये प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो भी एमएसपी पे लें। हम डीजल सस्ता नहीं दे सकते, कोई सस्ता नहीं दे सकता। रिलायंस के पंप आ गए हैं। रिलायंस को अगर तेल मिलता है 22 रुपए, 23 रुपए पे, 24 रुपए पे तेल मिलता है, आप उनको संरक्षण मत दो तो कंपटीशन चालू हो जाएगा। आप टैक्स लगा देते हो, सब कुछ करके आपने कहा नहीं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा कि रिलायंस पंप पे भी वही रेट रहेगा
जो इंडियन ऑयल पे रहेगा सरकारी पे रहेगा। वैसे ही अगर आप कहो कि एमएसपी पे जो बाहर की खरीद करेंगे, प्राइवेट प्लेयर करेंगे, वो भी उसी रेट पे करेंगे, तो दिक्कत ही ना है। अब सरकार जो खरीदती है वो खरीदती है एसेंशियल कमोडिटीज, पीडीएस पे देने के लिए, बाढ़ आए, सूखा आए, उसमें देने के लिए। अब आपने एक संशोधन ले आए हो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ऊपर कि आलू, प्याज, गेहूं, दलहन, तिलहन, धान, चावल, ये आज आवश्यक वस्तु ही नहीं रहेंगी। कृषि प्रधान देश में और भारतवर्ष के अंदर अगर ये आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगी तो क्या रहेंगे? अब बाढ़ आएगा तो क्या देंगे आप? फल देंगे? क्या दोगे आप? यही दोगे ना। जब आवश्यक वस्तु नहीं रहेगी तो फिर आप खरीदोगे नहीं। जब पीडीएस में दोगे नहीं, खरीदोगे नहीं। जब खरीदोगे नहीं तो लोगों को शंका होगी कि एमएसपी तो खत्म हो जाएगी। तो हमारा कहना यह है कि आपने गलत काम किया है, और साथ साथ हम चाहते हैं कि गारंटी हो, एमएसपी से कम कोई खरीद नहीं सकता। कोई कम खरीदेगा तो वो जेल जाएगा, दंडित होगा और जेल जाएगा। इसमें क्या होगा? एक फ्लैट रेट हो जाएगा, इससे कम कोई खरीद नहीं सकता। अगर आप आज कह दें कि ठीक है, हम आपको वचन देते हैं कि सब खरीदेंगे, तो दलाली चालू हो जाती है। लोग बीच में आ जाते हैं कि 100 रुपए में दो, मैं खरीदवा दूंगा। मैंने खुद उत्तर प्रदेश के अंदर 20 साल पहले एमएसपी का आंदोलन चालू किया था। 20 साल पहले जब राजनाथ सिंह की सरकार आई थी, राम प्रकाश गुप्ता जी को जाना पड़ा था हमारे आंदोलन के तहत, हमारे आंदोलन के कारण। फिर हम कोर्ट गए, कोर्ट से आदेश लिया, और आज भी 300 लाख मीट्रिक टन हमारे यहाँ होता है। 20 लाख 25 लाख मीट्रिक टन से ऊपर खरीद नहीं हो रही, कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और जो खरीद भी होती है, अब आप देखिए ना, अगर 10 किलो में से 1 किलो खरीद होनी है, 10 लोग हैं, 10 में से 1 की खरीद होनी है, तो 9 लोग कहेंगे भाई तू रिश्वत मुझसे ले ले, मेरी खरीद कर ले यार। 600 का फर्क आ रहा है तो 100 रुपये ले ले, 500 तो बचेंगे मेरे। तो दलाल बीच में आ जाते हैं। गारंटी हो जाएगी तो दलाल नहीं आएंगे। आज आप एक काम कर लो ना, आधे पंप के ऊपर डीजल बेच दो आप 70 रुपए का, आधे पे बेच दो 35 रुपए का, देखो कैसे दलाल चालू हो जाएगी फिर। तो सरकार को चाहिए इन चीजों को खत्म करना। 70 साल हो गए, कृषि प्रधान देश है, और हम ही दुखी हो रहे हैं। एक बिल तो ये हो गया। अब दूसरा बिल ले ले जो मोदी जी, वन नेशन वन मार्केट। वन नेशन वन मार्केट देखेंगे, कहते हैं कि अब आपकी बेड़ियां खोल दी हमने, किसानों की बेड़ियां खोल दी है साहब, जहां चाहो बेच दो। अब मोदी जी आपने तो बहुत बड़ा काम किया, हम तो बेड़ियों में जकड़े हुए थे। पर मोदी जी, पता नहीं आपने प्याज कभी खाए या नहीं खाए। हम लोग तो प्याज खाते हैं, कुछ खेत में उगालते हैं, और ज्यादातर प्याज तो बाजार से लेते हैं। कहां से आता है? महाराष्ट्र से आता है। जब से आजादी है तब से ही आ रहा है। अगर बेड़ियां लगी थी उनके हाथ में, पांव में, तो कैसे आ गया प्याज? पूरा देश का पूरा विश्व खाता है सेब। अगर बेड़ियां लगी थी कश्मीर वालों पे, तो सेब कहां से आ गया? चीकू कहां से आ रहा है? आड़ू कहां से आ रहा है? बेड़ियां नहीं लगी थी। हमारे यहाँ 86% लोग, 2 एकड़ 2.5 एकड़ उनकी जोत है, उनके पास गुंजाइश नहीं है कि अपनी मंडी से दूसरी मंडी ले जाएं। वो साधन नहीं है उनके पास। गरीब आदमी के पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होता, वो टेम्पो लेके जाता है कि 10-20 बोरे बेचने के लिए, और टेम्पो वाला वहीं पटक के आ जाता है, तेरा बिके नहीं बिके मेरी मर्जी, मेरी बला से। तो आदमी जितने का बेचता है वो बेच के आता है, दिल पे पत्थर रख के। हमारे पास साधन नहीं है। ये वन नेशन वन मार्केट की बात करते हो ना, आपके आने के बाद अब आपने कह दिया वन नेशन वन मार्केट हो गया, किसान आजाद हो गया। आपका बिल कब आया? बिल सितंबर में आया। इससे पहले कानून कब लागू हुआ? 5 जून को अध्यादेश आया, तभी कानून लागू हो गया। जुलाई में मक्का आया, मक्के का एमएसपी था 1760 रुपया, अब 1850 अब हो गया, पर उस समय 1760 था। किसी भाई का मक्का 700 से लेके 1000 रुपए के बीच में से ऊपर नहीं बिका।
700 बिका, 800 बिका, 900 बिका, जिसका 1000 बिका वो गंगा नहा लिया। बिल तो आपका पहले आ गया था। ये आदमी बाहर क्यों नहीं ले गया बेचने के लिए, जहां कलकत्ता में, बंबई में मक्के का रेट ज्यादा था? क्यों नहीं ले गया? ये इसके पास गुंजाइश नहीं है। कौन ले गया? रैक भर के कौन ले गया? ट्रक भर के कौन ले गया? जिसने सस्ता खरीदा उसने 2000 का जाके बेच दिया। तो फायदा किसका हुआ? आज जो मक्का की बात करें, 7 रुपए 8 रुपए किलो मक्का गया ना, उसका आटा 40 रुपए किलो जा रहा है बाजार में, खरीद लो। मकई का आटा 30 से लेकर 50 रुपए किलो बिकता है। कौन पूछ रहा है? वहीं पर आप बात कर लो। कानून आ गया, धान का ही देख लो। जब धान आया 1868 के बदले 1100, 1200, 900, 800 बिका। तो मतलब आपके फेल हो गया ना कानून। यार वन नेशन वन मार्केट तो फेल हो गया। आदमी लेके नहीं जा सकता, और जो लेके जा रहा है ये भी समझ ले, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर का किसान यमुनानगर लेके गया धान, ट्रैक्टर ट्रॉली इकट्ठी करके 250-300। और जो चीज मैं कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, कोई कह दे गलत हो तो जो इनाम चाहेगा, जो सरकार कहेगी, 300 ट्रॉली के आसपास लेके गया बेचने के लिए। हरियाणा ने, यमुनानगर ने वापस भेज दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश का हम धान नहीं लेंगे। वहीं पर शामली का किसान करनाल लेके गया, सैकड़ों ट्रॉलियां वापस कर दी। जब हरियाणा मोदी जी, खट्टर साहब आपके ही सीएम हैं, आपकी पार्टी के हैं, उसी ने भी वन नेशन वन मार्केट को लात मार दी। तो कानून तो फेल हो गया ना। जब कानून फेल हो गया तो क्या करोगे? अगर कोरोना में वैक्सीन आप बिना टेस्टिंग लेके आते और टेस्टिंग करते और फेल हो जाता तो वैक्सीन फेंक देता ना बाहर। वैसे कानून आपका फेल हो गया, बाहर फेंक दो ना, वापस ले लो ना। आगे क्यों लेके जा रहे हो? जिद क्यों कर रहे हो? ये 2 कानून हो गए, तीसरा कानून पे हम आ जाए। तीसरा कानून आपका है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। उन्होंने कहा 86% लोग जो वीएम सिंह कहता है, सब कहते हैं 2-2.5 एकड़ वाले हैं, उनके पास जोत कम है, वो नहीं कर पाते, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे। भाई पहली बात, तुम रोजगार बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो? जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, अमेरिका की बात करो, आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, ये लोग जो है 1-1 लाख एकड़ 10 आदमी हेवी मशीनरी के साथ काम कर लेते हैं। हमारे यहाँ 2.5 एकड़ भी जोत अगर लगा लो, उससे कम है एक्चुअल जोत तो 1 लाख एकड़ मतलब 40,000 परिवार उसमें लगे हुए हैं। उसी में से चारा आता है, चरी आती है, दूध निकलता है, भैंसों के लिए देते हैं, खली वहां से खरीद लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और उनका गुजारा हो जाता है। अब 40,000 परिवार आपके, उनकी जमीन जाएगी तो 1 लाख आदमी को देगा, और पूरे देश के अंदर कम से कम 8-10 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप बेशक ठेका दे दो उनको। कोरोना में देखा था ना, जब घर में 6 महीने लोग बैठे थे, आधे लोग पागल हो गए थे। अब जब आप पैसे दे दोगे 2.5 एकड़ में, कितना ठेका दे दोगे? लाख, 1.25 लाख, 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना। भाई 40,000 का ठेका हो गया तो 1 लाख आ गया, कितना हो गया? उसमें क्या बनेगा? और सबसे बड़ी चीज है, वो खाली हो जाएंगे, रोजगार से वंचित हो जाएंगे, घर बैठेंगे, शराब चालू हो जाएगी, ड्रग्स चालू हो जाएंगे, क्राइम चालू हो जाएगा। कहां लेके जा रहे हो हमें? वैसे ही नौजवानों को, उनके पास नौकरियां नहीं है, जिनकी नौकरी थी, कुछ तो नोटबंदी में चले गई, कुछ कोरोना में चले गई। उनको और नौकरी देने के बदले आप जो खेत में लगे थे, काम कर रहे थे, उनको भी हटाना चाह रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये मंत्री जी ने बनाए हैं बिल या लोकपतियों ने बनाए हैं। मंत्री जी बार बार कहते हैं ये 3 बिल, मंत्री कौन? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो कहते हैं ये 3 बिल आने के बाद, जब ये 3 बिल आ जाएंगे, अगर आपदा आती है तो किसान को नुकसान नहीं होगा। बार बार कहते हैं ना। मैं तो चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, हर चैनल पे कहा है कि मंत्री जी दिखा दो कहां लिखा है 3 बिल में। 3 बिल में जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, सेक्शन 6(2) में कहते हैं कि अगर आपदा आती है तो जो खाद और बीज का पैसा दिया है वो वापस नहीं होगा।
खाद तो 40 किलो मेरा लगा भाई, गेहूं का 50 किलो गेहूं का लगा, मेरा गेहूं का बीज तो 40-50 किलो लगा, खाद मेरे 2 कट्टे लगे। तुम मेरा 2000 रुपये वापस नहीं करोगे, मेरा तो जो फसल 40,000 की नुकसान है उसकी बात करो ना। ये बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहली बार आ रही है। अरे हम तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण लुट भी गए। गन्ना किसान उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, पंजाब का, उसने गन्ना लगाना छोड़ दिया। बहुत कम हो गए गन्ना लगाना, यूपी वाले फिर भी लगा रहे हैं क्योंकि वीएम सिंह 25 साल से कोर्ट जाके उनके लिए काम करता है, कोर्ट के आदेश लेके आता है। पंजाब में, हरियाणा में गन्ना ईख बोलते हैं, ईख कहां लग रहा है, मिलें बंद हो रही हैं। क्यों? ये कॉन्ट्रैक्ट की जो बात कर रहे हैं ना, पहली बार कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं, बेड़िया खोल रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा 67 साल से चल रहा है। लिखत में कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी के माध्यम से मिल से होता है और हमें गन्ना देना पड़ता है। उनको 14 दिन में पेमेंट करनी होती है, जो पेमेंट आज 14 महीने हो गए नहीं हुई। हम इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते। कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट में तो वीएम सिंह जाता है, कोर्ट में कराता है, और आज पंजाब का रेट गन्ने का, हरियाणा का रेट गन्ने का, यूपी का रेट, उत्तराखंड का रेट, जितना रेट आसपास मिलता है, ये वीएम सिंह की पिटीशन के कारण तो पूरी शुरुआत हुई है और वीएम सिंह के पिटीशन के कारण तो मिल रहा है। तो ये हमें तो मेन चीज ये है कि आप जो कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो? किसान कह रहा है मेरे लिए नहीं कर रहे, आप कह रहे हो तेरे लिए कर रहा हूं। भाई वही बात है ना कि मैं आपसे कहूं कि भाई मीठा खा लो, आप कहो भाई डायबिटीज है, नहीं ये बर्फी खाने से तू खराब नहीं होगा, एक और खा ले, एक और खा ले, ये 3 लाए हो तेरे लिए, बर्फी खानी पड़ेगी। ये तो भाई मैं बीमार हूँ, डायबिटीज है, मर जाऊंगा, नहीं तू खाएगा। मोदी सरकार तो यही कर रही है ना, मारने का काम कर रही है। तो भाई ये मत करो। तो ये लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। बातचीत भी आप लोग की हो चुकी है, 5 राउंड बातचीत हुई, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। तो क्या संशोधन से आप लोग मानेंगे? तो है, आप बात कर रहे हो 5 वार्ता की, उससे पहले हमारी वार्ता राजनाथ सिंह जी के साथ और कृषि मंत्री के साथ 30 नवंबर को राजनाथ सिंह जी के घर पर हुई थी, अनौपचारिक थी। पर औपचारिक रूप से हमने उनको पूरा ईमेल करके पूरा भेजा कि क्या क्या हम चाहते हैं, 2.5 महीने पहले। आज वही 2.5 महीने आपने इसको कूड़े में डाल दिया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसकी कॉल थी 27 की, पंजाब तो बाद में जुड़ा है ना। ये लोगों को एहसास है पंजाब आया तो देश खड़ा हुआ। देश को तो पहले खड़े होने का काम 3.5 साल से किया। जैसे मैं कहता हूं हमेशा, कोई भी फसल फुटाव तब होता है जब बंजर जमीन को तोड़ के आप आबाद करते हो, उसको बाद में उसको पले करते हो, नमी आती है, नमी के अंदर बीज डालते हो, और बीज जब उसके बाद में उगता है, जर्मिनेशन होता है, खाद और बढ़िया डालते हो, पानी डालते हो, उसका कोरबा करते हो जो हम कहते हैं, उसके बाद में ही तो फुटाव होता है। आज जो फुटाव दिख रहा है पूरे देश का, ये ऐसे नहीं दिख रहा, ये बहुत बड़ी मेहनत है हम लोगों की, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की मेहनत है। मैं छोटा एग्जांपल दूं, देवीलाल जी दिल्ली आए थे सन 90 में, ठीक है, 6 लाख लोग आया था, 5 लाख लोग हरियाणा से आए थे। आसपास देश में कहीं भी उसका इफेक्ट नहीं हुआ। 6 लाख लोग आए, 6 लाख लोग वापस चले गए। पर यहां ऐसा क्या हो गया, देश पूरा इकट्ठा हो गया, क्योंकि पहले बंजर जमीन पूरी हम लोगों ने तोड़कर प्रयास किया है और इसको खाली व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बातें कंप्लीट हो, हमें बुलाए नहीं बुलाए, जो बुलाए हमने कहा है जो वो करेंगे हम उनके साथ हैं, क्योंकि मुझे तो कोविड हो गया था। जो करें ठीक है, नहीं करें, जो रह जाए हम बाद में पूरा करेंगे। सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि सरकार भी अड़ी हुई है कि हम कृषि बिल वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर सकते हैं। आप लोग उसको रद्द करने पे अड़े हुए हैं कि नहीं, इसको रद्द किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर, ये कह रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारी कमियां जैसे आपने भी गिनाया। तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे निकलेगा? एग्रीकल्चर रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर, बट टू मेक इट बेटर, नॉट टू मेक इट वर्स। That's right. कोई भी रिफॉर्म होता है बेहतर होने के लिए होता है, बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। ये रिफॉर्म के नाम के ऊपर बर्बाद करने की बात कर रहा है। तो क्या होना चाहिए? इसलिए
भाई हमने तो दे दिया था अपना, और हमें बुलाएंगे तो हम रास्ता भी बताएंगे, पर आप उनको नहीं बुलाओगे जो कुछ कर सकते हैं। आप जिनको बुला रहे हो हमसे बहुत सियाने होंगे और सियाने हैं। हमने तो यहाँ कहा है कि जो करेंगे वो सही है, उसके बाद हम अपना देखेंगे, रास्ता हम लोग निकालेंगे। कृषि प्रधान देश है, धरती माता के सपूत हैं, प्रकृति के सपूत हैं, हम इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आज ये 3 बिल ही केवल वापस हो। जिस लक्ष्य से मैं चला था कि हिंदुस्तान के लाल किले का झंडा भी हम रहे नहीं रहे, एक दिन किसान ही फिर आएगा।